घर में खाने को नहीं था, परिस्थितियां बहुत खराब थी, तो उन्होंने कहा कि नहीं, तुम्हारे पिताजी इस दुनिया में नहीं है। तब समझिए कि दुखों का पहाड़ टूट गया। पिताजी कहा करते थे कि बेटा कभी हिम्मत नहीं हारता, मुकाबला करना संघर्षों का, तुम सुपर 30 चलाओ। 30 ऐसे बच्चों को चुनो जिसके पास सुविधाएं नहीं है, संसाधन नहीं है। आप लोग जानना चाहते हैं, मैं जहां भी जाता हूं लोग पूछते हैं कि आनंद क्या बात है, आखिर तुम इस तरह के प्रोग्राम की शुरुआत कैसे की। तब मैं बताना चाहता हूं कि मेरा भी जन्म, आप चित्र में देख रहे हैं, मेरा भी जन्म एक ऐसे परिवेश में हुआ जहां बहुत गरीबी थी। 1.5 कमरे के मकान में हमारा संयुक्त परिवार रहता था। रेलवे लाइन, रेलवे ट्रैक के किनारे एक किराए के मकान में रहता था। पढ़ने को जगह नहीं होता था। मैं अपने घर के बाहर अमरूद के पेड़ के नीचे बैठकर दिन भर पढ़ता था। रात में लैंप जहां जलता था वहां पढ़ता था, क्योंकि हमारे घर में 2 संयुक्त परिवार रहते थे, जगह नहीं होती थी पढ़ने का। लेकिन हमारे पिताजी अक्सर कहते थे कि बेटा पढ़ो, पढ़ाई में ताकत है, अगर तुम पढ़ लोगे तो बहुत कुछ कर सकते हो, पढ़ाई से ज़्यादा ताकतवर हथियार कुछ है ही नहीं। हमेशा पिताजी हमें समझाते थे, मोटिवेट करते थे। हालांकि पिताजी एक पोस्टल एम्प्लॉय थे, चिट्ठी छांटने का, चिट्ठी बांटने का डाक विभाग में काम करते थे। उनकी ऐसी आमदनी नहीं थी कि वो हमें प्राइवेट स्कूल में पढ़ा सके। एक सरकारी स्कूल में मैं आता जाता था। पढ़ते पढ़ते जब मैं 10th पास किया तो हमारे सारे मित्र दिल्ली जाने लगे कि IAS बनना है, इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, मुझे आगे बढ़ना है, चलो दिल्ली चलो हायर एजुकेशन के लिए। लेकिन हमारे पास पैसे नहीं थे। मैं पटना यूनिवर्सिटी से ही पढ़ाई किया। पढ़ाई करते करते मैं सौभाग्यशाली मानता हूं कि डॉक्टर DP वर्मा और बाल गंगाधर प्रसाद जैसे लोग मुझे मिले, जो मेरा हमेशा उत्साह बढ़ाया। और इतना अच्छा उत्साह बढ़ाया कि हमने मैथमेटिक्स में कुछ नया फार्मूला इजाद किया। वो फार्मूला कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी जाने का कारण बना। वो फार्मूला अच्छे अच्छे जर्नल्स में छपा। कुछ आर्टिकल्स लिखे मैथमेटिक्स में, वो भी लंदन और अमेरिका के जर्नल्स में छपे। मेरी चर्चाएं हुई और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से ऑफर आया। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से ऑफर आने के बाद घर में खुशियों का ठिकाना नहीं था। माँ बहुत खुश थी, मिठाई बना रही थी, खीर उस दिन बनाई कि बेटा मेरा कैम्ब्रिज जा रहा है। बहुत खुशी की बात है कि मेरा बेटा कैम्ब्रिज जा रहा है। लेकिन दोस्तों, दुख की बात थी कुछ दिनों के बाद कि हमारे पास इतना भी पैसा नहीं था कि मैं कैम्ब्रिज जा पाऊँ। कैम्ब्रिज जाने के लिए कुछ भी मेरे पास नहीं था। हवाई जहाज का किराया तक नहीं था। हमारे पिताजी की आमदनी इतनी कम थी कि वो सोच भी नहीं सकते थे कि बेटा को हवाई जहाज का किराया उपलब्ध कराया जाए। लेकिन हमारे पिताजी ने हार नहीं मानी। वो 23 अगस्त की रात की बात थी। पिताजी बहुत दुखी थे। मैं और मेरा भाई प्रणव, वो भी छुट्टी पर आया हुआ था। मेरा कंबाइंड फैमिली पूरा, हम लोग बैठे हुए थे। अब पिताजी बहुत उदास थे। हम लोग पूरा परिवार समझा रहे थे, पिताजी आप नहीं टेंशन में रहे, अरे आज नहीं तो कल मौका मिलेगा, कल नहीं तो परसों मौका मिलेगा, आप टेंशन में नहीं रहे। लेकिन पिताजी उस दिन दुखी थे। हम लोग खाना खा चुके थे अपने अपने कमरे में, जो छोटा सा 1-2 कमरा था, चल गए थे, वहाँ पर पढ़ाई कर रहे थे। अचानक करीब 11 बजे रात की बात है, अचानक पिताजी की सांस फंसने की आवाज़ आती है। हम माताजी सब लोग दौड़ के जाते, क्या हुआ क्या हुआ। पिताजी इस दुनिया में नहीं थे। और लेकिन हम लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था कि पिताजी नहीं है, क्योंकि अचानक शांत हो गए। 1 मिनट पहले तक वो बातचीत कर रहे थे और अचानक शांत हो गए थे। हम लोगों को जानकारी में नहीं हो रही थी क्या थी। लेकिन 23 अगस्त, बारिश का महीना, स्लम इलाका, पूरे घुटने भर से ज़्यादा पानी इलाके में भरा हुआ था। डॉक्टर से पास जाने का कोई तरीका नहीं था, तो क्या करे क्या करे। हम लोग एकदम हड़बड़ में बगल में गए। वहाँ एक बेचारा हमारा पड़ोसी के ठेले पर फल बेचता था, उसके ठेले पर ही पिताजी को रखकर हम लोग लेके जा रहे थे पटना मेडिकल कॉलेज। ऊपर से बारिश हो रही थी और नीचे से जल जमाव था। हम लोग किसी तरह से पिताजी को जब पटना मेडिकल कॉलेज में ले गए तो उन्होंने कहा कि नहीं, तुम्हारे पिताजी इस दुनिया में नहीं है। तब समझिए कि दुखों का पहाड़ टूट गया और लगा कि अब हमारी जिंदगी समाप्त हो गई। लेकिन दोस्तों, हम नहीं हारे, क्योंकि हमें अपनी बातें याद आती थी, वो जो पिताजी कहा करते थे कि बेटा कभी हिम्मत नहीं हारता, मुकाबला करना संघर्षों का, पूरी ताकत के साथ, पूरी जोश के साथ जीवन में आगे बढ़ने का
प्रयत्न करते रहना, ये बातें मुझे याद आती थी। पिताजी कहते थे कि जो भी फील्ड में रहो, अगर तुम टीचर बनने के लिए सोचे हो तो पूरी ताकत लगा देना। अगर तुम कोई भी काम को पूरे परफेक्शन के साथ करते हो, कोई भी काम को बहुत अच्छे तरीके से करते हो, दुनिया में नंबर 1 आने का प्रयास करते हो अपने फील्ड में, तो आने वाला कल तुम्हारा होगा बेटा। इसलिए कोई काम छोटा नहीं है, जो भी काम करो मन से करो, कभी टूटो मत, कभी हारो मत। पिताजी की ये बातें हमारे दिमागों में गूंजने लगी, हमारे दिमाग में गूंजने लगी, और मैं फिर आगे बढ़ा। तब हम सोच रहे थे कि क्या करें नहीं करें, क्योंकि पिताजी के जगह पर सरकारी नौकरी अनुकंपा के आधार पर मिल रही थी। घर में खाने को नहीं था, परिस्थितियां बहुत खराब थी। माताजी इतनी पढ़ी लिखी हुई नहीं थी कि पिताजी के जगह पर नौकरी कर सके। छोटा भाई था मेरा, उसकी उम्र अभी नहीं हो रही थी। लोग कह रहे थे पिताजी के जगह पर नौकरी कर लो, लेकिन हमने कभी भी समझौता नहीं किया। मैं सोच रहा था, निराश बैठा हुआ था। माँ आई, अब बोली बेटा क्या बात है, तुम इतने दुखी हो। मैंने बताई बातें। माँ बोली बेटा तुम हारना मत, मैं तेरे लिए पापड़ बनाऊंगी, मुझे पापड़ बनाना आता है, मैं पापड़ बेलूंगी, पापड़ बनाऊंगी, और तुम क्या करना कि थोड़ी मदद करना, शाम को उसको घूम घूम कर पापड़ बेचना। माँ पापड़ बनाना शुरुआत की, और आप देख रहे हैं कि इस परिस्थिति में हमारी माताजी पापड़ बनाती थी, और हम लोग लेके घूम घूम कर दोनों भाई बेचते थे। आनंद पापड़ ले लो, आनंद पापड़ ले लो। इसी तरह से मेरा दिन चलता गया, और एक दिन ऐसा फिर आया कि पापड़ बेचते बेचते मेरा भाई बोला कि भैया आप कब तक पापड़ बेचिएगा। मेरा भाई प्रणव मुझे उत्साहित किया, कहा कि अगर आप सच में एक अच्छा टीचर बनना चाहते हैं, सच में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो पता नहीं फिर कब आप कैम्ब्रिज जाएंगे, पता नहीं फिर कब MIT और हार्वर्ड जाएंगे, यहीं से शुरुआत करिए। तब मुझे लगा कि नहीं, मुझे शुरुआत यहीं से करनी चाहिए। दोस्तों, आप जिस परिस्थिति में रहिए, जैसी हालातें में रहिए, हालातों को बिना कोसते हुए वहां से भी शुरुआत कर सकते हैं। मैंने भी शुरुआत की, स्लम के 2 बच्चों को लिया और पढ़ाना स्टार्ट किया। पढ़ाते पढ़ाते ये सिलसिला बहुत आगे बढ़ा, हमारे पास बहुत सारे बच्चे आए। तब हमने थोड़ी थोड़ी फीस ली। जब थोड़ी फीस ली तो हमारे पास कुछ पैसे आ गए, तो हम 1 साल का 500 रुपया लेते थे, 500 रुपीज पर ईयर। कोई बच्चा आता था, बोलता था अभी हमने कि मेरे पास पैसे नहीं, फ्री में भी पढ़ा देते थे। तब लोगों ने कहा कि अब तुम सुपर 30 चलाओ, 30 ऐसे बच्चों को चुनो जिसके पास सुविधाएं नहीं है, संसाधन नहीं है। माताजी ने भी कहा कि उन बच्चों को मैं घर पर रखूंगा। ये आप चित्र में देख रहे हैं, मेरा भाई है, ये प्रणव साथ देता था। तब सुपर 30 की शुरुआत हुई, और इस हालात में हमारी माँ खाना बनाना स्टार्ट की। 300 बच्चों का माताजी ने खाना बनाना स्टार्ट किया, खाना बनाना शुरू किया। हम लोग उससे पढ़ाना स्टार्ट किए, और पढ़ाते पढ़ाते एक दिन ऐसा आया कि बहुत अच्छा चलने लगा। बच्चे मेहनत करने लगे, संघर्ष बहुत होता था पढ़ाने में, बच्चों का कॉन्फिडेंस लूज होता था, लेकिन हम लोग उत्साह बढ़ाते थे कि देखो जागो, तुम्हें मुकाबला करना उन लोगों से जिनके पास पैसे हैं, तुम्हें कुछ करके दिखाना है। पैसों से पढ़ाई नहीं होती है, कौन डेडिकेशन के साथ पढ़ता है, किसके मन में कितनी जिद है, ये बातें तुम्हें जिताती हैं। इसलिए पढ़ो। पढ़ते 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 एक समय ऐसा आया कि बच्चे बहुत सफल हुए। आप चित्र में देख रहे हैं कि सफलता इतनी मिली कि पहले साल हमने सोचा था कि अगर इस 30 में से 5 बच्चे IIT कर देंगे तो हम लोगों के लिए बहुत बड़ी बात होगी, लेकिन पहले ही साल 30 में से 18 बच्चे IIT किए, फिर 22, फिर 26, कभी 30, कई साल तो 30 में 30 बच्चे भी IIT किए। अभी तक हमने 480 बच्चों को ट्रेंड किया, उसमें 480 में से 422 बच्चे IIT, और बाकी भी बच्चे कहीं ना कहीं कोई IIT में गए। देखिए अभिषेक को, ये अभिषेक आप जिसकी तस्वीर देख रहे हैं, एक बहुत गरीब घर का बच्चा, बिहार के नालंदा डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला अभिषेक की माताजी पिताजी के पास इतना भी खर्चा नहीं था कि बच्चे को एक छोटे से प्राइवेट स्कूल में भेज सके। अभिषेक ऐसे स्कूल में पढ़ने जाता था जहां शिक्षक नहीं होते थे, जहां टेबल कुर्सी कुछ भी नहीं हुआ करता था। सरकारी स्कूल की हालतें क्या है आपको मालूम है, और ये भी 20 साल पहले की बात है, 25 साल पहले की बात है। अभिषेक वहाँ जाता था, पढ़ता था, सेल्फ स्टडी करता था, और लेकिन उनकी माँ चाहती थी कि मेरा बेटा एक दिन बड़ा आदमी बने। अभिषेक 10th पास करने के बाद हमारे प्रोग्राम सुपर 30 के बारे में सुनता है, हमारे पास आता है, मैं उसे अपने साथ रखता हूँ। और अब देखिए आप तस्वीर में कि अभिषेक जो है अमेरिका में एक बहुत बड़े जॉब कर रहा है। IIT खड़गपुर से पास आउट होने के बाद अभिषेक अमेरिका में आज
बहुत अच्छा जॉब कर रहा है और बहुत खुश है। देखिए अभिषेक खुशी से क्या कहता है। It's unbelievable. Every year I hear or I read the news कि आज एक रिक्शा चलाने वाला का बेटा चला गया जेई में, आज वो लड़का चला गया जेई में, एंड इट्स वेरी इमोशनल फॉर मी, क्योंकि मुझे याद है कि मैं भी एक बार ऐसा था। एंड मैं इसके लिए आनंद सर को थैंक्स बोलना चाहूँगा वंस अगेन फॉर चेंजिंग माई लाइफ एंड लाइफ ऑफ हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स लाइक मी। उनकी बायोपिक रिलीज हो रही है एंड आप सब परिवार देखना मत भूलिए कि वो कैसे धीरे धीरे इस कंट्री को चेंज कर। ये दूसरी कहानी मैं बताना चाहता हूं धनंजय की। धनंजय की हालतें इतनी खराब थी कि उसके घर में खाने को नहीं था। उसके पिताजी एक छोटे से घर में ही परचूनी की दुकान चलाते थे। एक बार परचूनी की दुकान के लिए जब वो एक कस्बे में गया सामान लाने, तो एक अखबार में देखा कि सुपर 30 प्रोग्राम है जहां पर आनंद कुमार पढ़ाते हैं। उसके पास इतने भी पैसे नहीं थे कि अपने गांव से पटना आ सके भाड़ा से। वो क्या किया कि एक ट्रेन में बिना टिकट के हमारे पास आता है और वो अपनी कहानी बताता है। धनंजय दिन रात एक करता है और तस्वीर देखिए, वो आईआईटी जाता है और आज एक मल्टीनेशनल कंपनी में, एक अमेरिकन कंपनी में जॉब कर रहा है। मेरा नाम धनंजय है। मैं अभी मैथवर्क्स कंपनी में काम करने जा रहा हूँ। कल मैं सुपर 30 मूवी का ट्रेलर देखा। पहले से ही मैं बहुत एक्साइटेड था, जो कि हमारे दोस्तों पे बन रही है और मुझ पे बन रही है। मैं मूवी देखा तो बहुत सरप्राइज़ हो गया। मैं खुद पे सरप्राइज़ हो गया। मुझे लगा कि मैं क्या वो बंदा हूँ जो अभी मैथवर्क्स में काम कर रहा हूँ, या फिर मैं वो बंदा हूँ जो घर पे रहता था, मुश्किलों से पढ़ पाता था। पढ़ने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे। मूवी के ट्रेलर में वो मैंने सीन देखा जिसमें एक लड़का रस्सी पकड़ के पीछे गाड़ी के पीछे जा रहा है। वो सीन जब देखा तो मुझे अपने दिन याद आ गए जब मैं पहली बार सुपर 30 में आया था आनंद सर के यहाँ पढ़ने के लिए। सर ने बुलाया था। मैं घर से आया था, मेरे पास पैसे इतने नहीं थे कि मैं अपनी गाड़ी या फिर बस वगैरह से आता, तो मैं ट्रेन से आया था और वो भी बिना टिकट आया था, बिना पैसे के। फिर सर के यहाँ रहा तो काफ़ी सर मोटिवेशन किए, अच्छे से पढ़ाए, खाना पीना सब अच्छे से दिए, तो इसके कारण मैं इतना आगे बढ़ पाया। अगर सर नहीं होते तो मैं इतना आगे नहीं बढ़ पाता। ठीक उसी तरह से आपको एक और कहानी सुनाना चाहेंगे। वो कहानी आप प्रेमलाल की है, प्रेमपाल की कहानी है। प्रेमपाल की कहानी आप देखिए कि प्रेमपाल को लोगों ने बेघर कर दिया था। वो गांव में भी झुग्गी झोपड़ियों में रहता था। झुग्गी एक ऐसी स्थिति आई कि उसे पेड़ के नीचे परिवार को रहना पड़ा। इतनी गरीबी, फादर मजदूरी करते थे, लेकिन वो भी हमारे पास आता है। उसमें भी मैंने देखा कि सच में जोश है, कुछ करने की तमन्ना है। हमारे पास आता है, मेहनत करता है और मेहनत करते 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 एक दिन आईआईटी का भी एग्जामिनेशन क्रैक करता है और आज इसरो में वो एज ए साइंटिस्ट काम कर रहा है। देखिए प्रेमपाल क्या कहता है। मेरा नाम प्रेमपाल है। मैं अभी इसरो में एज ए साइंटिस्ट ज्वाइन करने जा रहा हूँ। मैं सुपर 30 बैच 2015 से पढ़ा हुआ हूँ। मेरा बचपन से ही एक मकसद था कि मैं अपने देश के लिए कुछ करूँ, तो नया कुछ इन्वेंशन करूँ। तो उसके लिए मैं बचपन से ही अच्छी से पढ़ाई करता था। बट एक टाइम ऐसा आया था कि मैं बेघर हो गया था। मेरे पास रहने के लिए घर नहीं था। जब मैं इंटर पास आउट हुआ तो उसमें मुझे मेरे पास उतने पैसे नहीं थे कि मैं बहुत अच्छा कोचिंग में जा कर के पढ़ाई कर सकूं। तो उसमें मुझे सुपर 30 के बारे में पता चला और मैं पटना आ गया। तो आनंद सर से मिला और उसके बाद सुपर 30 मेरा एडमिशन हो गया। तो उसके बाद जो आनंद सर का पढ़ाने का तरीका है, एक बच्चों को स्टोरी सुना करके एकदम मोटिवेट करके, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। वो सबको बहुत अच्छा लगा, क्योंकि वो एकदम यूनिक तरीका है। उससे इवन जो कॉमन बच्चे होते हैं, जो नॉर्मल होते हैं, उसमें भी जोश आ जाता है पूरा पढ़ने के लिए, पूरा मेहनत करने के लिए। तो ये सब के साथ मैं अच्छे से पढ़ाई करना चालू किया और डेली आनंद सर का क्लास करता था और डेली उनका नया मोटिवेशन का तरीका होता था। उसे मैं डेली
अभी घर में जाकर और अच्छे से पढ़ाई करता था। ये सब करके मैं अच्छा रैंक लाया और उसके बाद IIST में एडमिशन किया, वहाँ से अभी पास आउट हो गया हूँ और इसरो में एज ए साइंटिस्ट जा रहा हूँ। तो सुपर 30 पे जो मूवी आने वाली है वो उसका ट्रेलर मैं कल देखा। उसका ट्रेलर देख करके मुझे ऐसा लग रहा है जैसे उसमें मेरी ही स्टोरी चल रही है और मेरे जैसे और भी बच्चों और भी युवाओं की जो मेरे साथ पढ़ते थे उनकी स्टोरी है। तो हम लोग एकदम 100% अपनी स्टोरी से कनेक्ट कर रहे हैं उसको। ऐसा लग रहा है जैसे मैं ही हूँ उसमें कोई दूसरा एक्टर नहीं है। और जो ऋतिक रोशन की एक्टिंग की बात है तो वो ऐसा नहीं लग रहा है जैसे कि कोई दूसरा एक्टर है, ऐसा लग रहा है जैसे आनंद सर ही पढ़ा रहे हैं उसमें। एकदम वही तरीका, वही जोश, वही एनर्जी फुल। ऐसा लग रहा था जैसे वो कल ही का बात है, कल ही मैं उस क्लासरूम में पढ़ रहा हूँ। यही नहीं तो हम ये बताना चाहते हैं आपको कि अभी तक ऐसी 480 कहानियां हमारे घर में बनी, जिसमें बच्चे ऐसे परिवेश से आते थे जिनके पास रहने के लिए नहीं है, खाने के लिए नहीं है, लेकिन उनके पास क्या था? जज्बा था, जोश था कुछ कर गुजरने का, और वो हमारे पास आए, पढ़े लिखे और आज अच्छे अच्छे जगहों पर है। उसके बाद मान सम्मान का दौर चला दोस्तों, काफ़ी मान सम्मान मिला, कई लोगों ने अवार्ड दिया, और फिर उसके बाद दौर हुआ जहां तहां बाहर घूमकर बच्चों को मोटिवेट करने का सिलसिला। लोग बुलाते थे, गांव में, शहर में, छोटे छोटे कस्बों में भी जाने पर हजारों की भीड़ लगने लगी और बच्चे मोटिवेट होकर, उत्साहित होकर मुझे सुनने आने लगे। लेकिन इसी बीच कई पॉलिटिशियन ने देखा कि अरे ये तो बड़ा अच्छा मौका है भाई, लड़ा दो इसको चुनाव, जिता दो इलेक्शन। तो बहुत सारे ऑफर आए, कई पिछले 2 इलेक्शन में भी ऑफर आए, पिछले में भी, इसमें भी, इलेक्शन में भी, क्या हो आइए लड़िए, हमारी पार्टी से चुनाव लड़िए। आज दोस्तों मैं अगर इलेक्शन लड़ता तो मैं कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकता हूं कि उस चुनाव को जीत भी जाता, एक सांसद भी बन जाता। लेकिन अगर सांसद बन जाता तो जो स्टॉक में फिर मुझे कोई नहीं बुलाता। इसलिए अच्छा है कि आप ही लोगों के सामने बोलने का मौका मिल रहा है। इस जोश टॉक में आके कुछ कहने का मौका इसलिए मिला क्योंकि मैं आज भी शिक्षक हूं, मैं सदा शिक्षक बना रहूं, इसके लिए प्रयासरत रहूंगा, आप लोगों को पढ़ाता रहूं, इसके लिए प्रयासरत रहूंगा। आप देख सकते इस भीड़ को। उसके बाद बहुत सारे प्रोग्राम में जाने का मौका मिला, बड़े बड़े कार्यक्रमों में, बड़े बड़े फिल्म सितारों के साथ मिलने का मौका मिला। KBC में कौन बनेगा करोड़पति में जब हमारी मुलाकात हुई अमिताभ बच्चन जी से तो उन्होंने बहुत खुशी जाहिर की और मैंने 25 लाख रुपए भी जीते। और आपको जानकर बहुत खुशी होगी कि एक साथी, एक सहयोगी वहां बुलाया जाता है KBC में। तो मैं एक अंतिम प्रश्न पर फंस गया था, अटक गया था, तो वहाँ पर एक हमारे साथी ने सहयोग किया, वो भी मेरा पुराना IIT में पढ़ने वाला सुपर 30 का स्टूडेंट ही था। तो हर जगह आज स्टूडेंट का हेल्प मिल रहा है, हमारे स्टूडेंट अच्छे अच्छे जगह पर है। ऐसी बात नहीं है कि अगर आप कुछ सच में अच्छा करेंगे, किसी का भला करेंगे, तो केवल आपके रास्ते में कठिनाइयाँ आएंगी, आपके रास्ते में केवल परेशानी आएंगी, ऐसी बात नहीं है। मुझे बहुत अच्छे अच्छे अनुभव भी मिले, बहुत लोगों का प्यार मिला। आज मैं कोई पोस्ट डालता हूं फेसबुक पर, ट्विटर पर, तो हजारों लोग उस पर रिप्लाई करते हैं। हमेशा लाखों अब तक ईमेल आ चुके हैं जिसमें लोग बधाइयाँ देते हैं, हौसला बढ़ाते हैं। तो अच्छा काम करने से आप लोगों को मदद करने वालों की संख्या ज़्यादा मिलेगी जो आपका हौसला अफजाई करे। तो दोस्तों मैं बताना आप लोगों को चाहूँगा कि पूरी हमारे जीवन की कहानी जब धीरे धीरे लोकप्रियता के शिखर पर पहुंच रही थी, धीरे धीरे हमारी कहानी लोकप्रिय हुई, तो एक कनाडियन राइटर हैं डॉक्टर बीजू मैथ्यू, बहुत ही अच्छे राइटर हैं। उन्होंने हमारे जीवन पर एक किताब लिखी, जिस किताब का नाम उन्होंने रखा सुपर 30, और वो कनाडियन राइटर की किताब जो लिखी हुई थी पेंगुइन और रैंडम हाउस ने पब्लिश किया। उस किताब के आ जाने के बाद, उस बायोग्राफी के आने के बाद धीरे धीरे लोकप्रियता और हमारी बढ़ी, और फिर फिल्म इंडस्ट्री के लोग आने लगे, बहुत बड़े बड़े कलाकार आए और उन्होंने ऑफर किया कि मैं आपका किरदार निभाना चाहता हूँ, मैं आपके बदला एक्टिंग करना चाहता हूँ। लेकिन मैंने ऋतिक रोशन को चुना। लोगों ने कहा कि अरे तुमने तो बहुत भारी भूल कर दी, गलती कर दी, कहाँ वो अंग्रेज जैसा दिखने वाला लड़का, कहाँ वो ग्रीक गॉड के नाम से जाने जाने वाला, तुम देखने में देहाती लगते हो, फिर ऋतिक रोशन को कैसे चुन लिया? तो मैंने जिस भी एक्टर से बात की, जिस भी डायरेक्टर से बात की, सब लोगों ने कहा कि फिल्म बहुत आसान है, 2-4 महीने के प्रिपरेशन में हम लोग इसको करेंगे।
लेकिन ऋतिक रोशन ने बोला कि नहीं, फिल्म कठिन है, कम से कम हमें 8 से 12 महीने चाहिए आपकी आवाज़ को निकालने के लिए, आप जैसा एक्ट करते वैसा नकल करने के लिए कम से कम 1 साल मुझे मेहनत करनी पड़ेगी। तब हमने सोचा कि सही में कोई अभिनेता है वो ऋतिक रोशन ही है जो हमारे किरदार को कर सकता है। और दोस्तों, आज फिल्म तैयार है, ट्रेलर भी आ चुका है जिसकी काफ़ी चर्चा हो रही है, और फिल्म 12 जुलाई को आप देख सकते हैं किसी भी सिनेमा हॉल में। मेरा पूरा यकीन है, विश्वास है कि वो फिल्म देखने के बाद उन तमाम युवाओं में, विद्यार्थियों में एक नया उत्साह बढ़ेगा और उनका विश्वास बढ़ेगा कि अगर आप में जोश है, कुछ करने की तमन्ना है, तो कुछ भी दुनिया में असंभव नहीं है। मैं यही आप लोगों से कहना चाहता हूं कि कभी भी हिम्मत नहीं हारे, अपना धैर्य बनाए रखें। परिस्थितियां आपको मजबूर करेगी, आपको लाचार करेगी, आपको विवश करेगी कि छोड़ दो। मैं अक्सर लोगों से मिलता हूं जो बहुत ऊंचाई तक पहुंचने के बाद भी नर्वस हो जाते हैं, अपने रास्ते से हटने का प्रयास करते हैं। उन लोगों को मैं कहता हूं कि हारे नहीं दोस्तों, जितनी रात गहरी हो रही है, जितनी रात अंधेरी हो रही है, समझे आप सवेरा के उतने ही करीब पहुंच रहे हैं। इस भाव से लगे, पॉजिटिव थिंकिंग के साथ सोचे कि आने वाला कल हमारा होगा। अगर आप में हौसला है, अगर आप धैर्य बनाए रखते हैं और अथक प्रयास करते हैं, तो आने वाला कल आपका ही होगा। आप जरूर जाइए और फिल्म देखिए 12 जुलाई को। देखने के बाद मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आप में कॉन्फिडेंस आएगा, आपका उत्साह बढ़ेगा और आपको यकीन होगा कि मेहनत से कुछ भी संभव है, क्योंकि आपको लगने लगेगा कि अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, बल्कि राजा वही बनेगा जो सच में हकदार होगा। मेरी कहानी थोड़ी सी फिल्मी है, इसलिए मुझे लगता है कि आप सभी को इसे जरूर सुनना चाहिए। उस समय मुझे नहीं पता था कि मेरी जिंदगी में क्या होने वाला है, लेकिन आगे कहानी बाकी है मेरे दोस्तों। मैं दिन भर सोता रहता, रोता रहता, परेशान होते रहता, लेकिन मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। और एक दिन सुबह मैं घर छोड़कर चला गया। 3 ऐसी बातें जो आपकी जिंदगी में यदि आपने फॉलो कर ली, तो आपको जिंदगी में सफल होने से कोई इंसान नहीं रोक सकता।